बिहार एपीओ के लिए आपका और एमपी एडीपीओ में भी ये आपका सिलेबस है। आज आपका एससी एसटी एक्ट शुरू किया जा रहा है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एस्ट्रोटिक्स एक्ट 1989, शॉर्टकट में एससी एसटी एक्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये कानून पढ़ने से पहले आपका कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं शुरुआती दौर में। और जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एससी एसटी एक्ट बनाने का एम क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य पूछ सकता है मेंस में क्वेश्चन। और दूसरा जो सामान्य क्वेश्चन बनता है कि एससी एसटी एक्ट का क्वालिटी बताइए या गुण को बताइए या विशेषताएं बताइए, यानी कि एससी एसटी एक्ट में आपका क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये पूछ सकता है। फिर और तो बता ही जाएगा, लेकिन एकदम आपका चूंकि पहला दिन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर न आकर आपका कह सकते हैं कि पहले एक भूमिका देखी जाती है और भूमिका में ही आपका तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए आपका एससी एसटी एक्ट की आपका जहाँ तक एससी एसटी की बात है, आखिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो हमें पढ़ना है, वह हमें पहला पढ़ना है प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल में क्या नियम था ये देखना है। फिर आपका मध्यकाल आ जाना है, मध्य काल में क्या नियम था ये देखना है। फिर आपका स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व भी देखना है क्या नियम थे। और तत्पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या नियम आए, स्वतंत्रता के पश्चात क्या नियम आया। इसी के साथ आपका कुछ इनको जो जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है वे प्रोटेक्शन भी देखना है। एक आपका देखा जाएगा 1955 का कानून, फिर आपका एससी एसटी एक्ट 1989 का कानून, और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि संविधान में भी इन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि संरक्षण दिया गया है। अतः 1955 के कानून, 1989 के कानून के पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा। तो आइए एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत करते हैं। जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह था या समाज में कुछ व्यक्तियों का ऐसा वर्ग था जिनके प्रति भेदभाव किया जाता था। आपका तमाम जो ग्रंथ हैं, जिसमें कि मनु संहिता ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और मनु संहिता में ही आपका भारत में आपका चार वर्गों में या चार जातियों में लोगों को बांटा गया था और चारों जातियों का काम बताया गया है। आपका पहली जाति आपका क्षत्रिय, जिसका काम मुख्य रूप से है रक्षा करना, युद्ध करना, ये मनु संहिता बताती है। दूसरा आपका ब्राह्मण, जिसका मुख्य कार्य है
आपका पूजा पाठ भी करना, भिक्षा मांग कर, और आपका कह सकते हैं कि अपना पालन पोषण करना और समाज को शिक्षित करना। तीसरा वर्ग वैश्य, जो व्यापार करता है। और चौथा वर्ग मनु ने कहा कि शूद्र हैं, जो सबसे नीचे का वर्ग है। आपका मनु ने ये चार वर्ग जो बताए हैं, इस वर्ग का काफ़ी एससी एसटी के लोगों द्वारा विरोध भी किया जाता है, और इस वर्ग को मानने से ये लोग इनकार भी करते हैं। तत्पश्चात आपका प्राचीन काल में जो एससी एसटी के लोग थे, यानी कि जो वर्तमान में एससी एसटी के लोग हैं, प्राचीन काल में कह सकते हैं कि इनके प्रति काफ़ी भेदभाव किया जाता था। जैसे कि उदाहरण के रूप में, पहला उदाहरण के रूप में इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, फिर मैला ढुआया जाता था, छुआछूत या अस्पृश्यता भी की जाती थी, और अन्य घृणित कार्य भी कराए जाते थे। लेकिन समाज में विकास के साथ साथ आपका कानूनों में भी परिवर्तन आया। अब ये प्राचीन काल की बात रही। मध्यकाल में ये नियम चलते रहे, इसमें थोड़ा बहुत ही सुधार हो पाया। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में आपका इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। तो तीसरे पॉइंट पर हमें देखना है आपका स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के काल में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए। स्वतंत्रता के पूर्व इनके लिए जो प्रावधान किए गए वह तमाम लोगों ने किया, और इनके हक और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। तो आपको बता दिया जाए भाई, आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपका समानता के लिए। तमाम ऐसी बिंदु हैं और समाज में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जहां की आज भी असमता का व्यवहार किया जाता है, और लोग अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो उस समय भी तमाम ऐसी भारत में सामाजिक बुराइयां थी, जिन्हें समय समय पर तमाम आपका लोग उत्पन्न हुए। उन्होंने उन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, और अंत में वे सामाजिक बुराइयां समाप्त की गई। जैसे कि आपका अहल्याबाई जी का नाम आता है, आपका राम मोहन राय का नाम आता है। तमाम ऐसे आपका बिंदु मिलेंगे जहाँ की सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा से जुड़े मामले, तमाम मामलों में सुधार लाया गया। और ऐसे ही सुधार नहीं आ जाता, इसके लिए मैं बता दूं, आपका लड़ाई लड़नी पड़ती है, और आपका इसके लिए तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि घर बैठे और सोशल मीडिया से सुधार नहीं होता, इसके लिए आपका समाज में हक की मांग करनी पड़ेगी। तत्पश्चात स्वतंत्रता के पूर्व आपका दो लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है जो इनकी भलाई के लिए काम किए। वो आपका महात्मा गांधी जी का आता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है। यानी कि दो लोगों का नाम स्वतंत्रता के पूर्व मुख्य रूप से, स्वतंत्रता के बाद अभी बताया जाएगा। पहले स्वतंत्रता के पूर्व की ही स्थिति देखी जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व दो लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है जिन्होंने इन इन वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए तमाम कार्य किए।
महात्मा गांधी जी ने इनको हरिजन का नाम दिया। हरि हरिजन का मतलब हुआ भगवान के जन। यानी कि महात्मा गांधी इस छुआछूत और भेदभाव को रोकने के लिए या इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए इन वर्गों को नाम दिए और वह नाम दिए हरिजन। यानी कि भगवान का जन, यानी कि भगवान के आपका कह सकते हैं कि आदमी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए काफ़ी काम किया और कैसे काम किया वो आपको समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपका जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, आपका तब संविधान के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए आपका संविधान सभा द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस ड्राफ्ट में कुछ परिवर्तन किया और जो परिवर्तन किया इनके हितों की रक्षा के लिए संविधान में ही मूल अधिकार के रूप में इन्हें कुछ अधिकार प्रदान किया गया। आपका मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आपका इन वर्गों को मुख्य रूप से आपका संवैधानिक संरक्षण भी दिया और संविधान में कुछ अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया गया जिनको हम अभी अलग से पढ़ेंगे। पूरे संविधान में क्या क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है वहाँ वहाँ आपको एक एक बिंदुओं पर गौर भी करना है, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य लिखते समय जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी केस और अनुच्छेद सहित आपको लिखना होगा। प्रियम्बल में आपका भी बताया जाएगा संवैधानिक प्रावधान। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत भारत की संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बना दिया, तो उस संविधान में भी इन वर्गों के लिए तमाम आपका कह सकते हैं कि प्रावधान किए गए। अब क्या प्रावधान किए गए वो हम बताएंगे, लेकिन इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इनके प्रति छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक समरसता बनी रहे, भेदभाव न किया जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए और आपका इसके लिए इनके ऊपर अत्याचार न किया जाए, इसके लिए दो कानून मुख्य रूप से बनाए गए। पहला कानून बनाया गया आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, लेकिन इस कानून का नाम 1976 में चेंज कर दिया गया और चेंज करके इस कानून का नाम रखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यानी कि जो ये कानून बना था उस कानून का नाम आपका 1976 ईस्वी में परिवर्तित कर दिया गया और कठोर दंड का प्रावधान किया गया और उसका नाम रखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और कठोर दंड का प्रावधान किया गया, यानी कि किसी सार्वजनिक जगह पर, होटल में, किसी बासा में, किसी स्थान में कुआं हो गया
पानी लेना है, भोजन करना है। अगर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो ऐसा व्यक्ति कठोर दंड से दंडनीय होगा। और इस कानून के तहत जो व्यक्ति दंड पा जाएंगे उनके कुछ सिविल राइट भी छिन जाते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने का अधिकार उनका छिन जाता है। यानी कि अगर इस कानून के तहत आप कोई व्यक्ति दंडित हो गया तो ऐसी दशा में वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, न लोकसभा का, न राज्यसभा का, न पंचायत का इत्यादि का। तत्पश्चात इनके प्रति अत्याचार को या इनके प्रति क्रूरता को या अत्याचार को रोकने के लिए और दंडित करने के लिए आपका एक और कानून बनाया गया 1989 में। भारत की संसद ने आपका 1989 में SC/ST एक्ट बनाया, जिसके तहत SC/ST एक्ट SC और ST के व्यक्तियों के प्रति अगर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। आपका विशेषता इस कानून की बताई जाएगी, तब आपका और डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन आपका सबसे पहले हमें इनको प्रोटेक्शन दिलवाना है, यानी कि इनके हितों और इनके आपका अधिकारों की रक्षा के लिए आपका ये देखना है कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। देखिए, केवल और केवल हमें संवैधानिक प्रावधान ही नहीं देखने हैं, बल्कि कुछ न्यायिक निर्णयों को भी देखना है। अर्थात न्यायालयों ने अपने निर्णय द्वारा तथा हमारे संविधान द्वारा इनको कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। अब क्या क्या संरक्षण है और संविधान क्या कहता है, उन्हीं बातों को एक एक करके हमें देखना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप पढ़िएगा तो प्रियम्बल से उठाइएगा, यानी कि संविधान में स्वतंत्रता के बाद आप इनके हितों की रक्षा या इनके लिए क्या क्या प्रावधान है, तो आप संविधान में सबसे पहले इनकी परिभाषा बता दिया जाए भाई। अनुच्छेद 366 के क्लाज 24 में एससी को परिभाषित किया गया है। 366 के क्लाज 25 में एसटी को पहले परिभाषा बताया जाए कि किस वर्ग के लोगों को या किस जाति के लोगों को भारत में एससी और एसटी कहा जाएगा। पहले ये जान लिया जाए और इनके लिए आयोग देख लिया जाए और तब आपका और बातें चली जाए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 366 का क्लास 24 पढ़ना है। इसमें एससी को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 366 के क्लाज 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है। इसके बाद आपका देखना है एससी कौन होगा, तो जिनका उल्लेख जिनको एससी के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यानी कि 341 के तहत एससी के रूप में घोषित किया गया है। एसटी कौन होगा, जिनकी घोषणा एसटी के रूप में की गई है संविधान के आर्टिकल 342 में। इसके बाद इनके लिए आयोग देखना है। एससी आयोग का वर्णन
अनुच्छेद 338 में है, जबकि एसटी आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। यानी कि आपका इसी के साथ पांचवी अनुसूची भी पढ़नी है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति क्षेत्र, पांचवी अनुसूची भी पढ़नी है। देखिए कह करके आपका 3 प्रावधान देखिए। शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति या शॉर्टकट में एससी किस वर्ग या जाति के लोगों को एससी कहा जाएगा, तो सबसे पहले देखना है कि एससी की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका 366 के क्लाज 24 में यानी कि खंड 24 में एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित करते हुए ये बताया गया है कि एससी किसे माना जाएगा, तो एससी वह व्यक्ति माना जाएगा या उस वर्ग के लोग माने जाएंगे जिनको जिनका उल्लेख या जिनका वर्णन या जिनके बारे में प्रावधान या जिनको घोषित किया गया है एससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 341 के तहत। यानी कि एससी की परिभाषा 366 के क्लास 24 में एससी घोषित किस आर्टिकल में किया जाता है, तो आर्टिकल 341 में। देखिए कैसे घोषित किया जाता है। संघीय स्तर पर एससी कौन होगा, इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करके जिन वर्ग या जातियों को एससी घोषित करे वहीं एससी माने जाएंगे। दूसरा, जहां तक राज्य के मामले हैं, राज्य के मामलों में कैसे कोई व्यक्ति राज्य के लिए एससी कैटेगरी का माना जाएगा, इसके लिए नियम ये है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषित करता है। यानी कि राज्य सरकार केवल ये चाहें कि हम इस जाति या वर्ग के लोगों को ऐसी कैटेगरी में रख दें, तो केवल राज्य सरकार के रखने से ये नियम लागू नहीं हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाएगा रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति चाहें तो उस प्रस्ताव को माने या मानने से इनकार कर दे। यानी कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के लिए एससी घोषित किया जाता है कि कौन एससी होगा और कौन एससी कैटेगरी का नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो आपको देखना है इसमें कि भारत की संसद को भी शक्ति प्राप्त है कि वह चाहें तो राष्ट्रपति ने जो जिस वर्ग के लोगों को, जिस क्लास के लोगों को एससी के रूप में घोषित किया है उसमें चेंजिंग ला सके। यानी कि कुछ वर्गों को एससी से निकाल सके या कुछ वर्गों को एससी के रूप में उस लिस्ट में जोड़ सके। ये भारत की संसद भी आपका कर सकती है। अगला देखिए, इनके एससी के हितों की रक्षा के लिए आपका एक आयोग अलग से बनाया गया है और उस आयोग का नाम है अनुसूचित जाति आयोग।
यानी कि अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी कमीशन आपका आर्टिकल 338 के तहत, यहाँ से भी आपका प्री में भी क्वेश्चन कई बार बना है। एससी आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 338 के तहत। एससी आयोग में कुल 5 लोग होते हैं, ये भी याद रखिए। एक हाँ, इस आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें कुल 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। यानी कि एससी आयोग कुल 5 लोगों से मिलकर बनता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग का मुख्य कार्य है कि एससी और एसटी के लिए जो कानून बने हैं, ये देखना है कि क्या उन कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। अगर पालन नहीं हो रहा है तो सरकार को ये आयोग रिकमेंड करेंगे। तमाम इनको अधिकार संविधान में आयोगों को दिए गए हैं, लेकिन ये आयोग भी, दुर्भाग्य देश का ये है कि ये आयोग भी राजनीति का शिकार बन गया समय समय पर। और जिस पार्टी की सरकार आती है वह अपने आदमियों को या अपने मनमाफिक लोगों को इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाता है, जिससे कि सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ जल्दी न उठ पाए। तो इस आयोग की निष्क्रियता भी अत्याचार को बढ़ावा देती है। अगर ये आयोग पूरी तरह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करता तो हो सकता है स्थिति और सुधर कर स्थिति में और तेजी से सुधार होता। अब आइए, अब एसटी की परिभाषा देखा जाए। यानी कि अनुसूचित जनजाति या एसटी कैटेगरी या अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाएगा? तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख आपका किया गया है, और वह किया गया है आपका जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लाज 25 में दी गई है। यानी कि संविधान के आर्टिकल 366 के क्लाज 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है। एसटी कौन होगा? तो एसटी वह होगा जो अनुच्छेद 342 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 342 के तहत जिसे एसटी घोषित किया गया हो। तो अनुच्छेद 342 के तहत कैसे किसी वर्ग को एसटी कैटेगरी में रखा जाता है या घोषित किया जाता है? तो जिस प्रकार एससी कैटेगरी घोषित होती थी, उसी प्रकार सेम एसटी कैटेगरी भी घोषित होती है। यानी कि पहला संघीय स्तर पर राष्ट्रपति घोषित करते हैं, राज्य स्तर पर राज्यपाल के परामर्श से कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति। ये प्री में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट घोषित करेंगे, लेकिन संसद को भी पावर है कि इस लिस्ट में जो राष्ट्रपति ने घोषित किया है, कुछ वर्गों को या जातियों को जोड़ सके या कुछ को क्या करे, हटा सके। विधि बनाकर ऐसा कर सकते हैं। कौन कर सकती है? भारत की संसद। एसटी की रक्षा के लिए तमाम आपका
प्रावधान किए गए हैं और आयोग बनाने की भी बात की गई है। और जो आयोग बनाने की बात की गई है वह आपका आयोग है एसटी आयोग। एसटी आयोग की स्थापना आपका या आयोग का प्रावधान प्री में भी पूछा जाता है किस आर्टिकल में समाहित है, तो आर्टिकल 338 ए में। यानी कि एसटी आपका जो एसटी आयोग है उसकी स्थापना अनुच्छेद आपका 338 ए के तहत की जाती है। इस आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें कुल 5 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और इनका मुख्य कार्य ये है कि एसटी के लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों को क्या सुधार लाया जाए, उसमें क्या वे कानून समाज में लागू हो रहे हैं कि नहीं, और लागू नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, और एससी एसटी के अधिकारों का हनन करने की जांच करना, रिपोर्ट करना इत्यादि कार्य इस आयोग को दिया गया है। लेकिन ये आयोग भी आपका कह सकते हैं कि सक्रिय कम रहता है। और अगर ये भी आयोग सक्रिय रहे तो एसटी के लोगों के अधिकारों की अच्छे से रक्षा हो सकेगी। आइए आगे देखा जाए। ये तो परिभाषा बताया गया आपका। आगे हम देखें माने एससी कौन होगा, एसटी कौन होगा, ये हमने अभी बताया। अब आगे चला जाए। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा संविधान के अनुच्छेद नहीं संविधान के 5वीं अनुसूची में कौन अनुसूचित क्षेत्र होंगे, इसका प्रावधान संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। आगे अब आइए देखा जाए आपका अगला प्रावधान। हमें ये देखना है कि आखिर संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान किए गए हैं। इसके पहले कि अगले संवैधानिक प्रावधानों पर विचार किया जाए, आप जो तरोताज़ा उदाहरण आपका देखा जाए और आर्टिकल आपका 335 पर गौर करना है। पहले आर्टिकल 335 पर गौर करना है, डिटेल में चलेगा आगे। अनुच्छेद 335 ये बताता है कि राज्य यदि चाहें तो एससी और एसटी के जो अहर्ता अंक हैं या क्वालिफाई मार्क हैं या जो योग्यता है उसमें आपका छूट दे सकता है, कमी कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर जनरल के लिए 40% कट ऑफ है तो राज्य चाहें तो इनके लिए 30%, 20% या कोई कट ऑफ न रखे, ये राज्य कर सकता है। यानी कि कट ऑफ को भी नीचे किया जा सकता है और योग्यता को भी क्या किया जा सकता है, नीचे। ये हम डिटेल में इसको हम बताएंगे ये कहाँ प्रावधान है, तो इसको केस सहित हम बताएंगे। इसका प्रावधान आपका आर्टिकल 335 में किया गया है। इस समय जो तरोताज़ा उदाहरण आ रहा है वह बिहार एपीओ का आ रहा है। देखिए बिहार एपीओ में आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है उसमें आपका बिहार सरकार की अधिसूचना है और उस अधिसूचना के अनुसार
क्वालिफाई मार्क रखा गया और ये देखने में आ रहा है कि आपका एससी और एससी के और कुछ वर्गों के जो विद्यार्थी हैं वे कट ऑफ तक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। अतः 1500 लगभग रिजल्ट या 2500 रिजल्ट कहिए या शुद्ध रूप से 1500 रिजल्ट कम आया है। अब समस्या ये है कि अगर आप कट ऑफ निर्धारित कर दिए और उस कट ऑफ पर मान लीजिए कि लड़के एससी एसटी या नहीं मिले, तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में तो उनकी सीटें ही वैकेंट चली जाएंगी, खाली चली जाएंगी। अतः इस नियम को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बिहार जे में भी ऐसा ही किया गया था और लड़कों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीते। इस बार भी अगर अच्छे से लड़ाई लड़ी जाए तो निश्चित रूप से जीत मिलेगी। और आपका अन्यथा आपका सरकारों का क्या है, सरकार तो अधिकार का हनन करने में ही लगी रहती हैं। ये न्यायपालिका ही हैं जो हमारे मूल अधिकारों की संरक्षक भी हैं और सरकार से या राज्य से हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो वर्तमान में भी आपका बताया गया और ये कई राज्य कर रहे हैं, इसको चैलेंज करना चाहिए। और आपका अगर ऐसे होता रहा तो इनके जिसके लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया वह उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कट ऑफ रख दिया जाएगा भविष्य में जिससे कि दो चार लोगों के अलावा कोई इस कट ऑफ को पार ही न कर पाए और सभी वैकेंसियां हमेशा रिक्त ही होती रहेंगी। तो आपका ये संविधान का एक उदाहरण बताया गया, आपका लेटेस्ट आपका बिहार आयोग को देखते हुए हम आगे देखें कि संविधान में आखिर क्या क्या बातें रखी गई हैं।